हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो 8th क्लास के लिए है। इसमें हमारी बुक जो भूगोल है संसाधन एवं विकास, इससे पहले हम 2 लेसन जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं 8th क्लास के। आज हम तीसरा लेसन शुरू करेंगे और जो अपने लेसन का नाम है वो है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। इस लेसन के अंदर हम आज खनिज के बारे में जानेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, बुक के अंदर जो लाइन टू लाइन स्टार्टिंग में जो समझा रखा है वो एक स्टोरी दे रखी है ताकि आप लोगों को खनिज जो है वो समझ में आ सके। लेकिन हम जो है यहाँ पर उन लाइन टू लाइन को लेकर के चले इस लेसन को तो काफ़ी लंबा होगा और ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम जो इसके अंदर जो मैन फैक्ट दे रखे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उनको उठाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होता है भाई। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ का हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मनुष्य का कोई हाथ इसके निर्माण में नहीं है। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा इसमें क्या है कि इसकी अपनी एक रासायनिक संरचना, यानी कि इसके अंदर अपनी रासायनिक संगठन होता है इसका, यानी कि ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसका इसका एक रासायनिक संगठन है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये कहें कि खनिज जो होता है ना, उसका रंग कैसा होता है, उसका आकार कैसा है, उसका घनत्व क्या होता है, वो कठोर है या नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो देखो, खनिज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। खनिज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जैसे ही अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनके अंदर उनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के कारकों का प्रभाव नजर आता है। ठीक है, अलग अलग रसायन से मिलकर के बनते हैं, अलग अलग तापमान में बनते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ये चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो गुण होते हैं ना वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनका अपना एक रासायनिक क्या है, एक संगठन है। इनका रंग भी अलग मिलेगा। सभी प्रकार के खनिज एक जैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, कोयले को देख लीजिए, पेट्रोलियम को देख लीजिए, लोहे को देख लीजिए, ये सारे क्या है, खनिज हैं। और इन सब की जो रासायनिक संरचना है वो सब की अलग अलग है, और इनके अंदर अनेक प्रकार के रसायनों का संगठन होता है। संगठन का मतलब होता है कि ये किन किन चीजों के मिश्रण से बने हैं। तो इसके अंदर अनेक प्रकार के रसायन होते हैं जिनके मिश्रण से ये बने होते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने खनिज की परिभाषा। अब आगे बात करते हैं कि जो खनिज होते हैं वो क्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कुछ खनिज ऐसे होते हैं भाई जो हम वहां तक आसानी से उनके पास जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके पास हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जो भूमि के नजदीक होते, समीप होते हैं। ठीक है, हमने जो संसाधन वाला लेसन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि एक खनिज ऐसा होता है जो हमारे पास होता है, यानी कि वास्तविक होता है। ठीक है, एक वास्तविक खनिज के बारे में पढ़ा हमने, और एक पढ़ा था संभाव्य खनिज के बारे में। ये वीडियो में बना चुका हूं, देख लेना। संसाधन के अंदर वास्तविक में क्या है कि जो खनिज हमारे पास है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, और संभावित जिनका प्रयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हमारी पहुंच में है, आसानी से उसको हम यूज कर सकते हैं। लोहे को देखो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अब खनिजों के प्रकार पर आते हैं। खनिज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए भाई, खनिज जो होते हैं ना वो अनेक प्रकार के होते हैं, और एनसीईआरटी के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि खनिज जो है ना वो 3000 प्रकार के होते हैं। खनिज जो हैं वो 3000 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 3000 प्रकार के खनिजों की बात नहीं करेंगे। आप चिंता ना कीजिए कि कहीं
3000 प्रकार के खनिज याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर इनको मुख्य जो है 2 भागों में बांटेंगे, और नंबर 1 होगा धात्विक खनिज और दूसरा होना है अपना अधात्विक खनिज भाई। ठीक है, तो हमने खनिजों को कितने भागों में बांटा? खनिजों को 2 भागों में बांटा है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब बात करते हैं कि धात्विक खनिज क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो धात्विक खनिज का मतलब होगा जिसके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु पाई जाती है। ठीक है, जो धातु होती है ना दूसरे धात्विक खनिज कहते हैं, जो अपने आप में एक धातु होती है, धातु का अंश होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, किसको हम परिष्कृत कर सकते हैं। परिष्कृत का मतलब होता है कि इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है और संशोधन करके इसको प्रयोग में लाया जाता है। तीसरी बात यह है कि हम इसे पीट कर किसी भी रूप में बदल सकते हैं। पीट कर यानी कि किसी लोहे हथौड़े के द्वारा या किसी दूसरे चीज से पीट करके हम किसी इसका रूप जो है, जो आकार जो है वो उसका तब्दील कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बना सकते हैं, उसका तार बना दो, उसकी चादर बना लो, या फिर दूसरे जो रूप हैं वो बना लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोना है, सोना एक धात्विक खनिज का उदाहरण है भाई, सोना धात्विक खनिज का उदाहरण है। लोहा जो है वो भी धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो हम इसका क्या करते हैं, लोहे को आप लोगों ने देखा होगा, सरिये के रूप में देखा होगा। लोहे के आप लोगों ने काफी बर्तन देखे होंगे, लोहे की मशीन देखी होगी, या लोहे के दूसरे औजार देखे होंगे। तो उनको क्या किया, उनको अलग अलग रूपों में हमने पीट करके या संशोधित करके उन्हें अलग अलग रूपों में बना दिया है। उसी प्रकार सोने को आपने सोने के बिस्कुट भी देखे होंगे, सोने के कानों में पहनने वाले आभूषण आते हैं, गले में पहनने वाले आभूषण आते हैं, चांदी के आभूषण आते हैं। तो ये क्या कर रखा है हमने अलग अलग जो अपने ये जो खनिज होते हैं धात्विक, इनको हम अलग अलग रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि धात्विक जो खनिज होता है वो 2 प्रकार का होता है भाई। धात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है, एक लौह खनिज और दूसरा होता है अलोह खनिज। ठीक है, एक हो गया लौह खनिज और दूसरा हो गया अलोह खनिज। लौह खनिज की बात करें तो देखो बिल्कुल सिंपल है। लौह खनिज जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे लौह धात्विक खनिज। क्या बोलेंगे, लौह धात्विक खनिज। मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आप लोगों को दिमाग में चलता रहे। ऐसे देखने से क्या फायदा होगा, साथ साथ बोलिए। ठीक है, जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम कहेंगे लौह धात्विक खनिज। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, लोएस्क जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, मैग्नीज जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लें तो क्रोमाइट जो है खनिज वो भी इसका एक एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, और एलो खनिज के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं होता। एलो खनिज क्या होगा, जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं होता। ठीक है, साथ साथ बोल रहे हो ना, साथ साथ इसे रिपीट करते रहें। जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं होता एलो खनिज कहलाता है। और इसमें क्या है, देखो लोहा लौह खनिज में आ गया, और इसके अंदर क्या है, सोना है जैसे। ठीक है, सोना अपने आप में क्या है, सोना जो है वो एलो खनिज का हिस्सा है। चांदी है, तांबा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एलो खनिज हैं। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो अधात्विक खनिज क्या है भाई, जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी कि जो धातु के आकार में धातु की तरह नहीं पाए जाते हैं। वो जो बाकी जो रह गए हैं ना वो सारे के सारे अधात्विक खनिज के अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर धातु नहीं पाई जाती है। ठीक है, या धातु की तरह नहीं पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या कहेंगे, इनको परिष्कृत या संशोधित भी नहीं किया जा सकता, इनका संशोधन नहीं किया जा सकता, इनको संशोधित नहीं किया जा सकता, इन्हें पीटा भी नहीं जा सकता। हमने कहा था ना कि पीट करके, यहां पर पढ़ा है कि पीट करके इनका रूप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना, हमें इनको प्राप्त करने के लिए इनको काटा जा सकता है या इनको खुरचा जा सकता है भाई। खुरच कर या काट करके किसी चट्टान से इन्हें अलग किया जाता है और फिर इनका प्रयोग किया जाता है। जिसके अंदर इसकी एग्जाम्पल देखें तो क्या आएगा, कोयला है। ठीक है, पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल है भाई। उसके बाद इसमें आएगा नमक, ले लीजिए आप, नमक तो आप लोगों ने देखा होगा। और आपके जो पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, जो पेंसिल के अंदर यूज होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल हैं। तो आगे हो गई बात समझ में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच में।
अधात्विक खनिज जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, धातु की तरह नहीं पाए जाते। लेकिन धात्विक कौन सा हुआ? जिसके अंदर धातु पाई जाती है, जो धातु की तरह पाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके प्रकार भाई। अब आगे बात करते हैं, आगे आता है कि इन खनिजों को किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो खनिज है उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि खनिजों को किस प्रकार निकाला जाता है, खनिजों का निष्कर्षण। तो इसमें देखिए भाई, इसमें कहता है कि इनके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं खनन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। बाहर का मतलब क्या हुआ? यानी कि पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से उन्हें बाहर निकालना, अंदर दबी सेलों से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो प्रक्रिया होती, जो निकाला गया वो खनिज है, और निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जो पूरी प्रोसेस जो चली है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हमें खनन बोलेंगे भाई। ठीक है, और ये खनन कितने प्रकार का होता है? तो खनन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें आता है, एक तो होता है विवर्त खनन, ठीक है, और इसको ना दूसरा इसका नाम हम साथ में पढ़ लेते हैं, इसमें बुक में अलग अलग दे रखा होगा, लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं, विवर्त खनन या आखनन, और दूसरा होता है कूपकी खनन, कूपकी खनन या परवेधन। ठीक है भाई, तो विवर्त खनन का मतलब क्या होता है कि किसी भी खनिज को इस पृष्ठीय सतह, यानी कि जो हमारा धरातल होता है और उसके नजदीक से गहराई के अंदर कहीं नजदीक से जो जिस खनिज को किसी चट्टान से अलग करके निकाला जाता है ना, उसको हम बोलेंगे विवर्त खनन। यानी कि धरातल जो है उसके नजदीक कहीं पर जो खनिज पाया जाता है, यानी कि हमें ज्यादा गहराई में ना जाना पड़े, और उस खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे विवर्त खनन कहा जाता है। तो इसके लिए क्या परिभाषा बनेगी अपनी? खनिजों को कम गहराई से प्राप्त करना, यानी कि ऊपरी सतह, जो ऊपरी सतह होती है उसके नजदीक से आसानी से उसे प्राप्त करना, कम गहराई से प्राप्त करना क्या कहलाता है? विवर्त खनन या आखनन कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई। विवर्त खनन का मतलब क्या होगा? किसी भी खनिज का कम गहराई से या फिर उसकी ऊपरी सतह के बिल्कुल नजदीक से किसी खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विवर्त खनन या आखनन कहते हैं। अब दूसरा क्या आया? कूपकी खनन। कूप मीन क्या होता है? कुआं। अब ये कहता है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए हमें गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं, हमें गहरे क्या करने पड़ते हैं? कुएं खोदने पड़ते हैं, गहराई में जाना पड़ता है, उनको, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कूपकी खनन कहेंगे। जैसे हमने पेट्रोलियम निकालना है, ठीक है भाई, और प्राकृतिक गैस निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कूपकी खनन या परवेधन। परवेधन का मतलब भी होता है ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिल करना। ठीक है, ये हो गया अपना इसका निकालने के, जो खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने जान लिया, जिसमें खनन प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? खनन बोलेंगे। और खनन जो होता है दो प्रकार का होता है, विवर्त खनन और कूपकी खनन। अब आगे बात करते हैं हम, तो बात करेंगे कि खनिज जो है उनका वितरण, खनिजों का वितरण भाई, खनिजों का वितरण। अगर वितरण की मैं बात करूं तो देखिए ये कहां पर पाया जाता है? वितरण मतलब ये कहां कहां पाया जाता है? तो देखो भाई, विश्व के अंदर हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप में कोई ना कोई खनिज जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और कोई कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हर जगह पर खनिज पाया जाता है। अंटार्कटिका को छोड़ दो, इसमें के अंदर 7 महाद्वीप आप लोगों को नाम याद होंगे। नाम देखिए, पहले मैं नाम बता देता हूं, ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे जुड़े हों जिनको नाम ही नहीं पता हो। तो पहला आएगा एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, ठीक है, तीसरा अफ्रीका महाद्वीप है, और नंबर 4 आएगा उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 है दक्षिण अमेरिका, नंबर 6 जो है वो है अपना ऑस्ट्रेलिया, और जो नंबर 7 होगा वो है अपना
अंटार्कटिका, ये एक बर्फीला क्षेत्र है अंटार्कटिका, और इसके बारे में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो संभाव्य संसाधन में आते हैं, यानी कि संभावनाएं बनी हुई है, अभी यहाँ से खनिज नहीं निकाला जा रहा है। और बात करें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर कोई ना कोई खनिज जो है वो पाया जाता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी खनिज के मामले में अमीर हैं, यानी कि वहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके अंदर बॉक्साइट जो खनिज है अपना वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट जो खनिज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश है ब्राजील, और ब्राजील जो है वो लोएस्क के बहुत बड़े भंडार लिए बैठा है, यानी कि यहां से लोएस्क जो है वो प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। और बाकी खनिज भी निकलते हैं, लेकिन मैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं विशेष तौर पर अब इनको इसी प्रकार पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक। अब उसके बाद बात करें, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो इसके अंदर हीरा निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, ठीक है, हीरे और सोने की खाने पाए जाते हैं, और दूसरे जो खनिज हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर लोएस्क है, सोना है, तांबा है, ये यहां से निकाला जाता है, लोएस्क, सोना, तांबा जो है ये यहां से निकाले जाते हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर भी लोएस्क, मैग्नीज, इसमें भी लोएस्क और मैग्नीज निकाले जाते हैं भाई, ठीक है। और एशिया के अंदर तो देखो भाई भारत और चीन, ठीक है। जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत जो है वो भी खनिजों में एक समृद्ध देश है, ठीक है। उसी प्रकार चीन जो है वो भी एक समृद्ध देश है खनिजों के मामले में, जहां पर अधिक मात्रा में खनिज जो है निकाले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के अंदर, भारत की बात कर लें कि भारत में कहां कहां इसका वितरण है, कहां कहां ये पाए जाते हैं भारत के अंदर। तो देखिए भाई भारत के कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे अगर हम झारखंड को लेकर के चलें, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, इनके अलावा और भी हैं, ठीक है। मैं मुख्य के नाम बता रहा हूं। कहता है कि इनके आपकी बुक के अंदर की डिटेल दे रखी है, आप उस पर देख लीजिएगा। कहता है कि इनके अंदर काफी जो खनिज है वो पाए जाते हैं, जैसे झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर लोहा पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है, अभ्रक पाया जाता है, काफी खनिज ऐसे जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तांबा पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, इसके अंदर काफी उद्योग लगे हुए हैं भाई। उड़ीसा के अंदर जो है मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर लोहा भी निकाला जाता है, चूना पत्थर भी निकाला जाता है, ठीक है, काफी खनिज। कर्नाटक के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध है वो है, कर्नाटक के अंदर कोलार की खान है, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। एमपी में हीरा निकाला जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो है ये जो हमारे जो खनिज हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो सभी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है। तो यानी कि भारत जो है वो भी खनिजों में समृद्ध देश है। तो इन्हें हम राज्यों के हिसाब से पढ़ सकते हैं, खनिजों को इसमें दे रखे हैं, और ये देख लीजिए कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। नमक है, जैसे राजस्थान के अंदर या हमारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर झीलों के नजदीक पाया जाता है, सांबर झील है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो काफी खनिज है जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं खनिजों का उपयोग भाई, खनिजों का उपयोग। देखो भाई इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी नमक का जिक्र किया तो आप लोगों को पता है कि नमक का हम क्या प्रयोग करते हैं। लोहे के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं कि उसका उपयोग क्या है, बड़ा ही सिंपल है, अपने चारों तरफ देख लो लोहे की बनी चीजें नजर आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये लोहे का उपयोग है। पेट्रोलियम के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, पेट्रोलियम के अंदर हमें पेट्रोल डीजल इनकी प्राप्ति होती है और उनका हम प्रयोग व्हीकल के अंदर ऊर्जा के रूप में करते हैं, ठीक है। कोयले का प्रयोग भी ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सोना चांदी जो ये है ये क्या किस में काम आते हैं, ये हमारे आभूषणों में काम आते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो खनिज हमारे चारों तरफ उनके किसी ना किसी सबके उपयोग हम प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम का हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम के बिजली के तार भी बनते हैं। उसी प्रकार तांबा है, तांबा के बर्तन आते हैं, तांबा धातु से तार बनाया जाता है, ठीक है। काफी प्रयोग होता है, पहले सिक्के बनाए जाते थे तांबे से, ठीक है। तो तांबे का भी काफी प्रयोग है। तो ये हो गया इनका उपयोग। अब लास्ट में पढ़ते हैं खनिजों का संरक्षण।
अब खनिजों के संरक्षण की बात करें तो देखिए भाई, हम बात करते हैं खनिज जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन होगा। हमने संसाधन में पढ़ा था ना कि संसाधन जो होते हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। तो संसाधन है यहाँ पर जो खनिज है वो क्या है, वो एक अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि इनके भंडार जो है वो सीमित हैं, और अगर मनुष्य अपने विकास के चक्कर में इनका लगातार प्रयोग करता रहा ना तो ये क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि इनके बनने की जो स्पीड है ना, जो गति है वो बहुत मंद है, हजारों साल लग जाते हैं, और मनुष्य को विकास करने की जल्दी लगी है, और वो जल्दी जल्दी उनका क्या कर रहा है, उनको निकाल रहा है, उनका खनन कर रहा है और उनका अति दोहन कर रहा है, यानी कि उनका अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है, संरक्षण की जरूरत पड़ती है। और संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उनका प्रयोग करना, ठीक है, या पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा इन खनिजों को बचाया जा सकता है। या फिर एक होता है कि खनन के दौरान होने वाले जो अधिक मात्रा में जो कुछ पदार्थ खराब चले जाते हैं, अब तो उनका ठीक ढंग से प्रयोग करना। उद्योगों के अंदर इन खनिजों को सही ढंग से प्रयोग करना है ताकि उनका अपशिष्ट ना बच पाए। एक ये तरीका भी हो सकता है उद्योगों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ का न होना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खनिजों का प्रयोग करके उन सभी का किसी को व्यर्थ ना जाने देना, ठीक है, पुनः चक्रण हो गया है। और एक खनन करते वक्त ध्यान देना कि वहां पर भी खनिज खराब ना हो। उसके बाद हम क्या है, जैसे लोहा है अपना, लोहे को अगर हम समय समय पर हमारे पास कोई लोहे की धातु है तो उस लोहे को कैसे बचा सकते हैं, उसका बार बार उसको ऊपर अगर हम पेंट करते रहें, ठीक है, या फिर तेल वगैरह का यूज करें तो कहता है कि इन खनिजों को हम बचा सकते हैं। तो ये था अपना टॉपिक जो कि खनिज के ऊपर था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको ध्यान से सुनने के बाद अपनी बुक लीजिए, उसे पढ़िए, ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई वीडियो आपसे छूट जाती है तो वो वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी चैनल के अंदर सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।